Hey everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I'm your law mentor डिम्पल पारिक और आज मैं फाइनली आपके लिए मोस्ट अवेटेड सेशन लेकर आ गई हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप कमेंट करके बोलते हो तो मैं आपके लिए एक ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो लेकर आऊंगी, जहां पास्ट में जितने भी पेपर्स हुए हैं क्लैट पीजी के, उसमें जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट मुझे ये लगा कि अगर मैं 2-3 ईयर्स का एक साथ लेकर आऊंगी तो कहीं ना कहीं वो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी या फिर हम इन डिटेल्स सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आई थॉट कि क्यों ना एक एक करके हम डिस्कस करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लैट पीजी 2025 का पेपर। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप कंसोर्शियम ऑफ एनालिस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहां पर कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं मिलने वाला है क्लैट पीजी के लिए, तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन उस कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हो, अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सही तरीके से समझते हो और एनालाइज करते हो। तो ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लेज अ मेजर रोल। यहाँ आपको बहुत सारे स्पेसिफिक पैसेजेस मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, और साथ ही में बहुत सारे ऐसे रीसेंट जो हमारे इवेंट्स हैं वो भी मिलेंगे जहां हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी है लेकिन कहाँ से करूं समझ में नहीं आ रहा, तो आपको बता रही हूँ बेस्ट तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आप अपनी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमसे वो पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही। फर्स्ट पैसेज क्लैट 2025 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही था। लास्ट ईयर जनवरी में आपने देखा था कि बिल्किस बानो के केस में जो गैंग रेप हुआ था गुजरात में, इन दैट केस जब कन्विक्ट्स को बाहर निकाल देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ ये बोला कि भाई कोई भी रीजन हो आपके पास, इन कन्विक्ट्स को आप बाहर नहीं निकाल सकते, उन्होंने हीनस क्राइम किया है, तो जितना जल्दी हो सके इनको वापस रिस्टोर करो जेल में। अब इस चीज के ऊपर पूछते हुए, यानी कि ये था हमारा करंट लीगल अफेयर, तो इस इवेंट को कवर करते हुए हमें कंसोर्शियम ने ये सारी चीजें पूछ ली। भाई आर्टिकल 21 के बारे में उन्होंने पूछा, आर्टिकल 14 भी उन्होंने इंक्लूड किया इस पर्टिकुलर पैसेज में, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात किया और थोड़ा बहुत जूरिस्प्रूडेंस के साथ भी इसको कवर किया। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन आपको बताने वाली हूँ कि ये जो क्लैट पीजी 2025 का पेपर है इससे वो कौन से इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक लॉज है, लेजिस्लेशंस है जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है टैक्स लॉ। टैक्सेशन लॉ से हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अगर हुआ होगा करंट लीगल अफेयर्स में, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप टैक्सेशन लॉ के जो क्वेश्चन है उसके अच्छे तरीके से आंसर दे पाओगे। यहाँ बात हुई थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। नाउ कमिंग टू द थर्ड पैसेज, अगेन आप देख सकते हो इट इज ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कौन से पार्ट्स ज्यादा जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और कभी कभी अगर कुछ ऐसा होता है करंट डेवलपमेंट में रिलेटिंग टू सिटीजनशिप तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने भी हमारे करंट लीगल अफेयर्स होते हैं, करंट लीगल डेवलपमेंट्स होते हैं, इनको हम कहीं ना कहीं हमारी फंडामेंटल राइट से कनेक्ट जरूर से कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ एक लीगल डेवलपमेंट हुआ था जहां हमने रिजर्वेशन के बारे में बात की थी, जहां पर कोर्ट ने ये कहा था कि अगर हम ओबीसीज में क्रीमी लेयर को डिफाइन करते हैं जहां क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं दी जाती है, तो फिर ये अदर जो हमारे कास्टेस है, जो हमारी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसमें भी होना चाहिए। और इसी चीज के बारे में बात करते हुए हमें ये सारे पॉइंटर्स उस पर्टिकुलर पैसेज में पूछे गए थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट को लेकर के पूछा गया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे तो बहुत ही इजी है, बट यस, आपको ऑफर कब कंप्लीट होता है, वैलिड ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है, कैसे होती है, ये सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कब कब कौन से जो हमारे एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिएबल होते हैं बाय लॉ, तो उसमें क्या क्या कौन कौन कॉम्पिटेंट पार्टीज हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ लेना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नाउ कमिंग टू जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डर जाते हैं, बट एक बार आप पीवाईक्यूज को उठा के देखना तो आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपसे पूछा नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ हॉफिल्ड का जो जूरल को रिलेटिव का प्रिंसिपल था वो दिया गया था और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जूरिस्प्रूडेंस से हमें डर तो लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये समझ लोगे ना कि भाई ये हमारे जो जूरिस्ट थे उन्होंने ऐसा कहा, एचएलआ हार्ट ने ये बोला, अगर आप उनका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक आइडियोलॉजी समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन
क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में आप हमेशा याद रखना कि हमारी कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हुई है उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे हम यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें या फिर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल लॉ में अबाउट द ट्रीटीज एंड ऑल, ये सब कुछ, वियना कन्वेंशन, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट लॉ। मैंने आपसे क्या कहा था कि बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं या फिर करंट लीगल डेवलपमेंट होते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं पढ़ सकते हैं जोड़ करके किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ। और यहाँ पर यही हुआ था, एनवायरमेंटल लॉ से क्वेश्चन आया था जहां उन्होंने उसको क्लब कर दिया था विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां उन्होंने आर्टिकल 14 एंड 21 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे। बहुत बार ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे क्या ही क्वेश्चन आएगा, कि तो क्लैट यूजी का है, लेकिन नहीं, कुछ कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज होती है जहां पर इवन दो यू आर अ ग्रेजुएट कहीं ना कहीं दिक्कत तो आती है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लॉ ऑफ टॉर्ट होता है या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है, एंड व्हाई। तो पीजी पर्सपेक्टिव से ये आपको पता होना चाहिए, पिजन होल थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड आल्सो एक बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। एमसी मेहता का केस था जिसमें पहली बार, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर था केस था जिसमें पहली बार हमें यही देखने को मिला कि भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जैसा कुछ होता है। लेकिन जब हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में वो कौन सा जजमेंट था जिसके बेसिस पे हमें ये पर्टिकुलर लायबिलिटी का इंट्रोडक्शन मिला, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, वो एमसी मेहता का ही केस था। सो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एमसी मेहता इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लायबिलिटीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन कमिंग टू कुछ छोटे छोटे लेजिस्लेशंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की। बहुत ज्यादा उलझाए हुए क्वेश्चंस, पजल्ड क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको आने चाहिए। अब एक और मेजर लॉ पे आते हैं और वो है टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, इसका जो चैप्टर 2 है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही में हमारे जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो मॉर्गेज हो, चाहे वो सेल हो, आपको उन सभी, चाहे वो गिफ्ट ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो लीज हो, आपको इन सभी चीजों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रजिस्ट्रेशन के बारे में एंड स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो पार्ट परफॉर्मेंस हो गया या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीपीए में आपको इन सब टॉपिक्स का ध्यान रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में हमेशा हम ये देखते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल पे तो क्वेश्चन आ ही जाता है, बिकॉज फेवरेट टॉपिक होता है हर एग्जामिनर का। तो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं कंपनीज लॉ के जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ये भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, अगर मैं अभी तक बात करूं इस पूरे एनालिसिस की, तो जितने भी टॉपिक्स हमें बताए गए हैं कंसोर्शियम ऑफ एनालिटिक्स की वेबसाइट पर, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि उन्होंने लेफ्ट आउट किया है। ठीक है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कैसे कर पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगी, तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी लॉ उठा लिया, आपने सोचा कि अब मैं क्या करूं, यहाँ पे सबसे पहले ऐसा क्या पढ़ूं मैं जिससे कि मेरा कंपनी लॉ कंप्लीट हो जाए। तो भाई सबसे पहले एक काम करो कि कंपनी लॉ में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो निकालो और सबसे पहले उनको पढ़ो। और कंपनी लॉ की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड अबाउट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपका जो एक पोर्शन है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट में आपको बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, काफी सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। एंड देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशन पे एक क्वेश्चन आया था जहां पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई थी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन से ऐसे हमारे पावर्स, फॉर एग्जांपल हमारे जो एकदम मेन फिगर्स हैं, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो सीजेआई हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, प्राइम मिनिस्टर हो, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है उनसे रिलेटेड। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें क्या क्या पावर देता है सॉरी उनका टेन्योर क्या है, ये सब कुछ, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन एक छोटा सा क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे अगेन आया था जहां पर उन्होंने उसको रिलेट करके पूछा था अलॉन्ग विद सेबी। सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। कमिंग टू फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में आपको मैं एक बात बता दूं कि एक तो मेंटेनेंस,
बिकॉज मेंटेनेंस करंट लीगल अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और फैमिली लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम सेक्शन 125 सीआरपीसी के बारे में बात करें, है ना, इधर उधर से क्वेश्चंस हमें हमेशा देखने को मिल ही जाते हैं। तो फैमिली लॉ में एक तो मेंटेनेंस वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो कस्टडी वाला पार्ट है, चाइल्ड कस्टडी के बारे में जब हम बात करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसके बारे में आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन कमिंग टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे अगेन एक टोटल पूरा क्वेश्चन था नेग्लिजेंस पे। कभी कभी नेग्लिजेंस पे पूछ लेते हैं, कभी कभी न्यूसेंस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, और कभी कभी ट्रेसपास पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज ट्रेसपास हमें दोनों सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में देखने को मिलता है, राइट। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन जो है उसको फ्रेम कर दिया जाता है। अगेन कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप देख रहे हो अभी तक मैंने आपको जितनी सारी चीजें बताई है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितनी बार रिपीट हुआ है, सिंगल हैंडेडली भी रिपीट हुआ है, और बहुत सारी चीजों के साथ मिक्सअप करके भी पूछा गया है, जहां पर अब आपको पूछा गया था ट्राइब्यूनल्स के बारे में। देन अगेन कमिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यहाँ पर मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको पढ़ लेना है। यहाँ एक बात आप ध्यान रखना कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका अच्छे तरीके से डेफिनेशन सॉरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट, आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा विथ माय वॉइस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, हमने क्लैट में एक पेपर पैटर्न में चेंज देखा है, और हमने ये देखा है, यहाँ पर नोटिस किया है कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो करंट लीगल अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो मैं आपसे हमेशा यही कहूंगी कि अपडेटेड रहना है। ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो जरूर से करना और रोज पढ़ते रहना, बिकॉज वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपको रिलेट करके कौन सा ट्रेडिशनल लॉज के साथ पढ़ना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वुमेन स्पेसिफिक पैसेज हमें देखने को मिला था, जहां लिव इन रिलेशनशिप हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स है, ये सब कुछ डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पढ़ना है, याद रखना, वापस से बता रही हूं मैं आपको, करंट लीगल अफेयर्स पढ़ोगे रोज, ठीक है, और इसके साथ में आप लिंक करके पढ़ोगे हमारे जितने भी ट्रेडिशनल लॉज हैं उनको। ट्रेडिशनल लॉज कौन कौन से हैं, अब आ जाती है भारतीय न्याय संहिता, BNSS, BSA, फिर उसके बाद हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो सदाबहार एवरग्रीन लॉज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये सब आपको पढ़ते रहना है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगेन एनवायरमेंट लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही खास टॉपिक होता है, बिकॉज एनवायरमेंट पे नाउ एंड देन हमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ने को मिल जाता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्सो बहुत सारे जजमेंट्स आते ही रहते हैं। तो एनवायरमेंटल लॉ पे क्वेश्चन अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछ ही लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो UN हो, WHO हो, चाहे वो सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, ठीक है, इनका काम क्या है, इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, कैसे ये वर्क करते हैं, कौन कौन से वो एरियाज जिस पे फोकस करते हैं, इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कितने लोग हैं, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एंड एडमिन लॉ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमेशा डर जाते हैं कि एडमिन लॉ कैसे कवर करे, प्रिंसिपल्स हैं कुछ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, नेचुरल जस्टिस है, गुड कंसाइंस है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। अगेन कमिंग टू जूरिस्प्रूडेंस, मैंने आपसे कहा ही था कि जूरिस्प्रूडेंस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप एक बार ये समझ लेते हो कि HLR हार्ट ने क्या बोला, फुलर ने मोरालिटी ऑफ लॉ के बारे में क्या बोला, सैमन का क्या कहना था, तो अगर आप एक बार उनकी आइडियोलॉजी समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे, तो फिर चीजें समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, और बेस्ट तरीका होता है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो। तो अब इन सभी पॉइंटर्स को देखने के बाद हमें क्या समझ में आया, मैंने आपको क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके लिए बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलोंग विद एनवायरमेंट लॉ आपके लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल लॉ से हमें 2 से 2 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल ही जाते हैं, 2 पैसेजेस ऑल्सो सॉरी
जूरिस्प्रूडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, बिकॉज ये करंट लीगल अफेयर्स, करंट लीगल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम अभी वाले जो है वही पढ़ रहे हैं, जो पहले आ चुके हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लैंडमार्क जजमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर सोच रहे हो कहाँ से शुरुआत करनी है, अब आप समझ लो कि आप जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत कर सकते हो। जितने भी हमारे लैंडमार्क जजमेंट अभी तक आए हैं उन पे फोकस करते हुए अब जो जनवरी से स्टार्ट होते हुए हमारे करंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं उस पर फोकस कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर सेशन लेकर आऊं जहां आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जनवरी से लेकर अभी तक के, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, इस सेशन को आप लाइक भी जरूर से कर देना। यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।